हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है हमारा सेक्शन 411 डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। पिछला जो हमारा वीडियो था वो था 410 स्टोलन प्रॉपर्टी। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि स्टोलन प्रॉपर्टी कैसे कैसे हो सकती है और स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होती है। Whoever dishonestly receives or retains any stolen property knowing or having reason to believe the same to be stolen property, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो dishonestly receives करता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि ये जानता है और उसको ये रीज़न टू बिलीव है कि कोई भी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी वस्तु जो चुराई गई हुई है उसको अपने पास रख लेता है, बिल्कुल वही सेम समझ के, shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 3 years और with fine or with both। जो कोई भी व्यक्ति ये जानते हुए कि कोई प्रॉपर्टी चुराई हुई है या वो रीज़न टू बिलीव, उसको ये जानने का कारण है, विश्वास का कारण है किसी तरह से कि ये वस्तु चुराई गई है, ये संपत्ति चुराई हुई है, और वो अपने पास रख लेता है उसी जानते हुए, मतलब उसी पोजीशन में, ठीक है, मतलब खुद भी वो डिसऑनेस्ट हो जाता है रखने के लिए, तब ऐसे व्यक्ति की जो सज़ा है वो 3 साल होगी या उसको फाइन लगेगा या दोनों। तो चोरी की हुई वस्तु को रख लेना एक्चुअली ऑफेंस नहीं है जब तक कि उसको ये पता ना हो या जानने का कारण ना हो कि वो चुराई हुई है। अगर किसी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि कोई वस्तु चुराई हुई है, या कि मान लो कोई फ्रेंड कोई ए है और बी को अपना एक मोबाइल दे जाता है कि यार रखना थोड़ी देर के लिए, मैं अभी आके ले जाऊँगा, ज़रा बारिश हो रही है और मैं ये भीग जाएगा, इस चक्कर में तो रख ले। तो उसे थोड़ा पता चुराया हुआ है और ए ने वो चुराया हुआ है और बी ने वो रख लिया और बी पकड़ा गया या बी के पास वो चीज़ मिल गई, तो बी इस वक्त ऑफेंस नहीं किया है क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था कि ये वस्तु चुराई हुई है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति सेक्शन 411 में तब तक ऑफेंडर नहीं माना जाएगा तब तक कि 410 उस पर प्रूव ना हो जाए। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी समय किसी चुराई हुई वस्तु को अपने पास रख लेता है और उस टाइम उसे ये पता नहीं है कि ये चुराई हुई वस्तु है, और थोड़ी देर बाद या थोड़े टाइम बाद उसे पता लगता है कि ये वस्तु चुराई हुई है, तब वो ऑफेंडर नहीं है। लेकिन पता लगने के बाद कि ये चुराई हुई है और वो और ज़्यादा उसको संभाल के रख लेता है या और ज़्यादा उसको दबा के रख लेता है, तब वो ऑफेंडर माना जाएगा। यदि कोई चोरी का मालिक को वापस कर दिया जाता है लेकिन वो उसको बेचने की इंटेंशन से वापस कर दिया जाता है, तो अब वो जो वस्तु है, वो संपत्ति है, वो चोरी की नहीं रह जाती है। अब वो व्यक्ति जिसने वो खरीद ली है, अब वो व्यक्ति चोरी के मापदंड में नहीं आएगा। हालांकि देखो, ये ध्यान करने वाली एक चीज़ है कि अगर कोई चोरी की वस्तु है और किसी को ये पता है, तीसरे व्यक्ति को, कि ये चोरी की वस्तु है, तब वो उसको खरीद लेता है, तो वो दोषी तो नहीं ठहराया जाएगा खरीदने का, क्योंकि चोरी की वस्तु है तो उसको स्वामित्व नहीं मिल पाएगा उसका। बात समझ आई? कोई एक वस्तु है, मान लीजिए किसी का मोबाइल है, ठीक है, अब इसको ए सेल कर देता है बी को, ठीक है। अब मोबाइल तो किसी और का है, किसी जेड का है मान लो, ए ने चुराया, बी को सेल कर दिया। बी ये जानता है कि ये चुराई हुई चीज़ है लेकिन मैं खरीद रहा हूँ इसको, ठीक है। अब वो कहीं रख नहीं रहा है, वो चुरा के नहीं रख रहा है, ठीक है, वो उसे ले लेता है। अब क्या है, ये जो बी है ना, वो उस वस्तु को रिसीव करने का, या इस सेक्शन में तो उसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन इस मोबाइल का स्वामित्व उस पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। ओनरशिप उस चीज़ की उसको नहीं ट्रांसफ़र हो पाएगी, वो रहेगी उसी की। ज़रूरी नहीं है कि चोर का आरोप मुक्त हो जाना प्राप्तकर्ता को भी बरी करा दे। 5 साल का कोई बच्चा है और उसने क्या किया, एक कोई चीज़ किसी के यहाँ से ला के दूसरे को दे दी, ठीक है। अब उसे पता है कि बच्चा तो क्या, ये कहाँ से लाएगा चीज़। मान लो वो कोई मोबाइल ले आया और ला के उसको दे दिया। अब बच्चा तो 5 साल का है, इसलिए वो आरोप मुक्त मान लिया जाएगा कोर्ट में, ठीक है ना। उसकी एज के आधार से उसको बरी कर दिया जाएगा कि 5 साल के बच्चे को ज़्यादा ये नहीं पता होगा कि मोबाइल देना किसी को उठा के चोरी माना जाता है। लेकिन जिसको दिया मान लो वो 20 साल का है, जिसको दिया वो 20 साल का बच्चा है, लड़का है या लड़की है, कोई भी है। अब इस 20 साल के बच्चे को या लड़के या लड़की को तो पता होगा ना कि कोई 5 साल का बच्चा कहीं मोबाइल लाया किसी का और वो उसको रख लेता है,
तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि इस बच्चे को तो नहीं पता है मोबाइल किसका है, तो लेकिन मैं रख लेता हूँ, तो वो इंटेंशनली से वो उसे रख लेता है। ठीक है, तो अब ये जो प्राप्त करता है, ये जो 20 साल का लड़का या लड़की प्राप्त करता है, ये आरोप मुक्त नहीं होगा, ये 411 में दोषी ठहराया जाएगा। सेक्शन 411 को लागू करने के लिए ये सबसे पहले ज़रूरी है आरोपी के कब्जे से पहले वो संपत्ति किसी और के कब्जे में होनी चाहिए। तो किसी अन्य व्यक्ति के पास उस चोरी की गई संपत्ति का कब्जा होना चाहिए। इसके अलावा बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे रहेगा और ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये चोरी की संपत्ति थी, ये जानता था, इसको नॉलेज थी, इसको रीज़न टू बिलीव था कि जो संपत्ति इसको दी जा रही है वो चोरी की ही थी। तो ये प्रोसिक्यूशन पर प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर रहेगा। तो अगर अलग अलग व्यक्तियों की चीज़ें एक ही समय में प्राप्त होती हैं किसी से, ठीक है, मान लीजिए कोई ए जो जिसके पास प्राप्त हुई उसके पास बी की भी चीज़ थी और सी की भी। अब एक ही समय में जब छापा मारा गया है या उसको पकड़ा गया तो दो चीज़ें मिली, एक बी की मिली, एक सी की मिली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको अलग अलग तरीके से इसको कन्विक्शन किया जाएगा, जबकि एक ही चीज़ को चुराने के लिए कन्विक्शन दिया जाएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन उठ सकता है कि मान लीजिए किसी का तो मोबाइल है, ठीक है, और किसी की कोई बड़ी चीज़ है, मान लो किसी कार चुरा रखी है, उसने कार अपनी गैरेज में दबा रखी है, किसी कार चुरा के अपनी गैरेज में रख रखी है, वो भी प्राप्त हो गई, एक मोबाइल हुआ, तो क्या मोबाइल के लिए सज़ा दी जाएगी, कार के लिए? जो भी प्रूव कर देगा उसके लिए सज़ा दी जाएगी। अब चाहे मोबाइल चुराए चाहे कार चुराए, सज़ा 3 साल की ही मिलेगी। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई चीज़ बड़ी है या छोटी है। ठीक है, सज़ा तो 3 साल की है, या फ़ाइन है या विद बोथ है। या तो 3 साल विद फ़ाइन सज़ा मिलेगी, या सिर्फ 3 साल की सज़ा मिलेगी, या सिर्फ फ़ाइन लगेगा। तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है कि कार है या मोबाइल है। हो सकता है फ़ाइन में थोड़ा बहुत अंतर हो जाए कि कार चुराई है तो फ़ाइन ज़्यादा दे जाए और मोबाइल है तो फ़ाइन कम लगे, ये हो सकता है कोर्ट में। फ़ाइन तो कोर्ट के ऊपर होता है ना, कितना लगा देगा। ठीक है, तो यही था आज का जो हमारा सेक्शन था, सिर्फ यही था। सॉरी, मैं गलत आ गया हूँ स्क्रीन के आगे। तो ये जो डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी है वो इतना ही एक सेक्शन है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सही समझ आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट के द्वारा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।